So the story begins with a big bang. जब इंसान इस धरती पे पहली बार आए थे तो उनको ना एक तरीका चाहिए था जिसके थ्रू दे कैन काउंट हाउ मेनी पीपल दे हैव इन द ग्रुप्स. क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन कहीं पे मर जाता था एंड एक काउंट लॉस्ट हो जाता था. वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि वो कितने जाने गए थे एंड कितने जाने वापस आए थे. एंड देयर वाज अ नीड ऑफ यू नो कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे वो पता कर पाए कि भाई कितने इंसान रह गए हैं हमारे ग्रुप में. एंड वहां से एक चीज बनी थी जिसका नाम था काउंटिंग. लेट्स से देयर वर 2 people इन अ ग्रुप एंड उन्हें पता ही नहीं था कि और कितने लोग हैं इस ग्रुप में. सो दे यूज्ड टू टेक अ प्लेन सरफेस मिट्टी पे एंड वहां पर दे यूज्ड टू मार्क दीज लाइंस. एंड इस लाइन का मतलब होता था एक इंसान. एंड दैट्स हाउ काउंटिंग वाज बोर्न. विद टाइम बहुत सारे नंबर सिस्टम आए क्योंकि इसको सिस्टमेटिक वे में भी तो रिप्रेजेंट करना था. एंड दिस इज नॉट अ मैथ्स क्लास सो वी आर नॉट गोइंग टू गो डीप इनटू इट. बट देयर वर मेनी नंबर सिस्टम्स. एंड नंबर सिस्टम का ना एक बेस होता है. इफ यू डोंट नो बेस क्या होता है, बेस होता है बेसिकली एक ऐसी चीज जिसके ऊपर नंबर सिस्टम बना होता है. लेट्स से एंड उसका ना एक लॉजिक है. लेट्स से हमारे पास कोई नंबर है y, तो जब भी हम उसको x के साथ डिवाइड करते हैं ना तो हमारे पास जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आता है ना उससे हमें कोई मतलब नहीं है. बट जो हमारे पास रिमाइंडर है ना, लेट्स से हमारे पास रिमाइंडर है u, तो जो u है ना वो हमेशा लेस देन x होगा. हमेशा, कोई डाउट ही नहीं है इस चीज पे. अगर तो u विल बी ग्रेटर देन x ना, देन आप क्या कर सकते हो, आप अगेन इस चीज को डिवाइड कर सकते हो एंड देन लेट्स से हमारे पास v आ जाएगा एंड देन v विल बी लेस देन x, लेस देन x. एंड इट मेक्स सेंस, लाइक इट मेक्स सेंस. क्योंकि अगर यहाँ पर कोई और नंबर होगा, लेट्स से हमारे पास कोई भी नंबर है एंड इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इट विल मेक मोर सेंस. लेट्स से हमारे पास कोई नंबर है 75. 75 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 10. एंड 10 से छोटे कौन से नंबर होते हैं, 0 से लेके लेट्स से 9 तक कोई भी नंबर, वो तो 10 से छोटे ही है ना. इट मेक सेंस सो फार. सो लेट्स से कि 75 है तो 70, यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, 7 होगा एंड देन 5 विल बी द रिमाइंडर एंड 5 इज लेस देन 10. एंड उन्होंने बोला कि ये चीज हमेशा एप्लीकेबल है. यस, तो उन्होंने बोला कि दैट मीन्स कि रिमाइंडर हमेशा 10 से छोटा आएगा. सबने बोला हाँ आएगा. तो उसने बोला कि सुनो, ये चीज मैं किसी भी काउंटिंग के लिए कर सकता हूँ, मतलब किसी भी, लेट्स से कि हमारा एक्स कुछ भी हो सकता है. तो किसी ने बोला हाँ कुछ भी हो सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है. तो कहता कि चलो यार पहले ना मैं एक एग्जांपल के लिए, लेट्स से आई विल टेक x इज इक्वल टू लेट्स से 5 लेते हैं हम x को. एंड हमने बोला कि हमारे पास 5 है एंड यहाँ पर हम कोई भी नंबर लेते हैं, हमने 6 ले लिया, ठीक है. हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, इतनी काउंटिंग तो आती है ना, 1 आएगा. अगर 7 लूंगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 2. 8 लूंगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 3. एंड 9 लूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 4. बट जब 10 होएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0. दैट मीन्स कभी भी रिमाइंडर है ना 5 से छोटा तो वो वैसे भी नहीं, मतलब कि जो रिमाइंडर है ना दैट विल बी, इसका मतलब ये है कि जो रिमाइंडर है ना दैट विल बी लेस देन 5 एंड दैट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 5 एज वेल. कि जो रिमाइंडर है वो 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 5 होगा तो आप 5 को फिर से 5 से डिवाइड कर सकते हो एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0. एंड एवरीवन वाज लाइक ऑल राइट दिस मेक्स सेंस सो फार. बट इससे आप कहना क्या चाहते हो. तो कहता है कि मेरे को एक चीज बताओ, सो फार इट्स अ वेरी गुड डिस्कवरी, बट इसका काम क्या है. इसका काम होगा आगे जाके जब ENIAC आएगा इस दुनिया में, इसका काम होगा. एंड दिस वॉज अ वेरी गुड डिस्कवरी, लाइक वेरी गुड डिस्कवरी. एंड बहुत अच्छा एक थ्योरम दिया था, एक एल्गोरिदम दिया था यूक्लिड्स ने. एंड इट मेक्स सेंस सो फार कि जो भी हमने पढ़ा. बट उसने बोला ठीक है, इसका यूज केस पता क्या है कि आज से बहुत साल बाद ना एक कंप्यूटर बनेगा जिसकी लैंग्वेज होगी 0 and 1. एंड 0 and 1 से अगर हमें कैलकुलेशंस करनी है ना तो उसके लिए ना पहले हमें एक नंबर को 0 and 1 में रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए. लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 375.
इसको हमें 0 एंड 1 में रिप्रेजेंट भी करने आना चाहिए। एंड इसको हम 0 एंड 1 में पता है कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो फार जितने भी हमें नॉलेज है ना, उससे हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है इसको 0 एंड 1 में रिप्रेजेंट करने का, एंड दैट इज कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 375, अगर हमें इसको 0 एंड 1 में रिप्रेजेंट करना है तो हमें इसको 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली ऑप्शन आई हैव। तो कोई कहता है कि हाँ भाई कर दो, 2 के साथ रिप्रेजेंट कर दो। तो कहते हैं कि अगर मैं इसको 2 के साथ डिवाइड करूंगा तो बेसिकली रिमाइंडर 1 आएगा। एंड उसका एक बहुत इजी सा लॉजिक ये है कि लास्ट में आपको डिजिट देखना, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर इवन नंबर है तो रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू 0, एंड अगर ऑड नंबर है तो रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू 1। मेक सेंस सो फार? तो उस टाइम पे ना एक इंसान ने ना एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करा था, एंड ये एक इंसान ने नहीं बहुत लोगों ने किया था। एंड इस टाइम पे नहीं, बहुत साल पहले की बात है, इससे काफी साल पहले की बात है, कि लेट्स से हमारे पास कोई नंबर है 885, ठीक है। 885 को 10 के साथ डिवाइड करो, क्या मिलेगा? लेट्स से कि 80 यहाँ पर आ रहा है, 8 जा, देन उसके बाद 85 आ रहा है, सॉरी वेट, 85 आ रहा है, एंड देन 80 यहाँ पर आ जाएगा, एंड रिमाइंडर इज बेसिकली 5, ठीक है। एंड क्वोशंट क्या है? क्वोशंट इज 88। एंड अब मेरे पास ये 88 है ना, अगर मैं इसको फिर से 88 को 10 के साथ डिवाइड करूंगा ना, ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पर 88 के 80 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, हाँ 8 आ गया। अब मैं इसको फिर से डिवाइड करूंगा तो बेसिकली 8 को जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो 0 सा करोगे तो देन उसके बाद आपके पास 80 रिमाइंडर आएगा। तो बेसिकली रिमाइंडर्स क्या है? 885। किसी बंदे ने बोला कि इसका लॉजिक क्या है, ये पॉसिबल कैसे, ये हो कैसे रहा? तो सब हैरान हो गए कि भाई बात तो सही है कि ये चीज कैसे हो कैसे रही है, कोई तो रीजन होगा ना कि ये कैसे हो रही है। बेसिकली क्या बोला उसने पोजीशन सिस्टम में, उसने बोला ये चीज क्यों हो रही है, ये 885 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 से बार बार, तो ये अगर मैं इसके रिमाइंडर को उल्टा कर रहा हूँ तो ये नंबर कैसे फॉर्म हो रहा है। तो इसका बेसिक लॉजिक ये है कि व्हेन वी डिवाइड अ नंबर विद 10, सो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग, कोई भी करते हैं ना किसी नंबर को, हम बेसिकली क्या करते हैं, हम इसका ये लास्ट डिजिट है ना, इसको चॉप ऑफ कर देते हैं। कोई भी नंबर ले लो, 93 ले लो, इसको 10 से डिवाइड करो, हमने इसका लास्ट डिजिट बेसिकली चॉप ऑफ ही तो करा, ये 3 इसका रिमाइंडर आया। एंड रिमाइंडर बेसिकली 10 में जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब होता है कि लास्ट का डिजिट को चॉप ऑफ कर दो, एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन सो फार। तो अभी तक तो हमें काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल गई है, बट अगर मुझे यही सेम चीज़ 2 के टर्म्स पे करनी है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर सिस्टम तो 2 के टर्म्स पे चलता है, तो क्या उसके लिए काम करेगा? हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा। उसमें तो हम बेसिकली यही चीज़ कर रहे हैं ना, एंड दैट मीन्स कि मैं दुनिया के किसी भी बेस को उठा लूँ, अगर मैं किसी भी बेस को उठा लूँगा उसका बेसिकली मतलब यही होगा कि अगर मैं उसके रिमाइंडर्स को उल्टा अलाइन कर दूंगा तो दैट विल गिव मी दैट नंबर इन दैट टर्म्स। तो बेसिकली हमारा ये पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 1, एंड क्वोशंट क्या आएगा? 3 आएगा। 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस बार रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। क्वोशंट क्या आएगा? 1 आएगा। अब हमारे पास 1 है तो 1 को आप 2 के साथ डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। तो डैट बेसिकली मीन्स कि जब मैं 1 को अलाइन करता हूँ तो डैट विल गिव मी 7, बट ये जो काउंटिंग है इसका बेस 2 हो जाएगा, एंड ये किसी भी बेस के लिए एलिजिबल है। लेट्स से हमारे पास कोई नंबर है 6 को हमें 5 के बेस में लिखना, तो हमने 5 के साथ 6 को डिवाइड करना, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 1, तो उसके बाद फिर से हमारे पास 1 है, यहाँ पे 5 है, 0 कर दोगे, देन उसके बाद यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। एंड जब हम 1 एंड 1 को ऐसे लिखते हैं, 1 एंड 1 लिखा है, ये 1 है एंड ये भी 1 है, तो ये 5 के बेस पे बेसिकली everything makes sense so far. I hope I'm clear with it. So अब हमें ये चीज़ पता चल गई कि हम 2 के बेस पे कैसे कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ है कि जैसे हमने रिप्रेजेंट किया था किसी भी नंबर को, हमारे पास एक नंबर था 885 को अगर हमें 10 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना था तो हम कैसे कर सकते थे? इस पोजीशन को क्या कहते हैं? वंस कहते हैं। इस पोजीशन को क्या कहते हैं? इस पोजीशन को टेंस कहते हैं। इस पोजीशन को कहते हैं 100। एंड इसका लिटरली मीनिंग ये है
ये जो 5 है वो क्या है, वो बेसिकली 10⁻0 है, जो बेसिकली 1 हो गया। देन ये 8 क्या है, 80 है। देन ये जो 8 ये है, ये 800 है। एंड दिस ऑल सम्स अप टू 885। मेक्स सेंस? That also means कि whenever I am saying कि 7 means 1 1 1, इसका literally meaning ये है कि ये जो 1 है ये 2 की पावर 0 है। एंड ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटेशन तो सेम ही रहेगा ना। अब ये थोड़ी कि काउंटिंग चेंज हो गई तो रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगा। एंड यहाँ पर जो 1 है दैट मीन्स 2 की पावर 1, एंड यहाँ पर जो 1 है दैट मीन्स 2 की पावर 2। एंड अगर आप इस सबको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, एंड दिस ऑल सम्स अप टू 7। एंड दैट मीन्स कि अगर आपको किसी भी नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यू कैन डू इट विद फ्यू स्टेप्स। एंड इससे ना हमें एक और चीज़ पता चलती है कि हम किसी भी इंटीजर को, दुनिया के किसी भी इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें उस नंबर को तब तक 2 के साथ डिवाइड करना है जब तक हम एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंच जाते, जस्ट लाइक वी डिड बिफोर। एंड सो फार काफ़ी चीज़ें समझ आई है, काफ़ी चीज़ें नहीं भी आई होगी। यू कैन डेफिनेटली री वॉच दिस होल थिंग। एंड मैंने ये सारी चीज़ें बता कर करी, मैं सिर्फ उसको री एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंटीजर का तो सही है, एक बंदा के कह रहा है मेरे पास एक रियल नंबर बता कौन सा तेरे पास, 3.14 है मेरे पास एक रियल नंबर। भार्गव भाई इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको तो रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका ही नहीं है। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज़ है इंटीजर में, आपको एक और मैं एक चीज़ बता देता हूँ। लेटर मेरे को आपको थोड़ा और इजीली बताना हो ना, तो लेट्स से कि बेसिकली क्या है, अगर मेरे को इसको जर्नलाइज करना हो तो लेट्स से हमारे पास कोई नंबर होगा हमारे पास, लेट्स से हमारे पास कोई नंबर होगा x। उसको बाइनरी में मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, a या b के साथ कर सकता हूँ, ठीक है, इजी। एंड ए एंड बी भी क्यों लेना, लेट्स से मैं उसको या तो 1 के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या तो 0 के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एंड एक और चीज़ याद रखना कि हमारा पोजीशंस डिफाइन है, यहाँ पर 2 की पावर 0 ही रहेगा, यहाँ पर 2 की पावर 1 ही रहेगा, यहाँ पर 2 की पावर 2 ही रहेगा, यहाँ पर 2 की पावर 3 रहेगा, इजी। अब यहाँ पे या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 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 ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास यही सेम 4 ब्लॉक है, या 2 की पावर 0 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है। जिन जिन ब्लॉक के ऊपर 1 होगा ना, यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखो एंड आप बेसिकली उसको ऐड ऑन कर दो तो आपके पास इंटीजर आ जाएगा। अब ये चीज़ है ना, हमने बहुत पेस में करना सीख लिया। उसका एक रीज़न ये है कि लेट्स से हमारे पास कोई भी नंबर है, हमारे पास कोई नंबर है 16 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे 1 2 4 8 16। तो मुझे तो साफ दिख रहा है कि अगर मैं ये सारे नंबर को 0 0 कर दूंगा एंड 16 पे 1 कर दूंगा तो मेरे पास एक बाइनरी कोड आ जाएगा। एंड उस बाइनरी कोड का लिटरली मीनिंग ये होगा कि मतलब मैं जब भी लिख रहा हूँ 1 0 0 0, इट रिप्रेजेंट 16 इन टर्म्स ऑफ बाइनरी, ये बेस 2 में है। एंड 16 क्यों, लेट्स से हमें एक नंबर रिप्रेजेंट करना, 15 रिप्रेजेंट करना। 15 रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, 15 हम रिप्रेजेंट पता कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, ऑफकोर्स हमें 1 चाहिए, देन हमें 8 चाहिए, 1 + 8 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 में जब मैं 4 जोड़ दूंगा तो 13 हो जाएगा, एंड जब मैं इसमें 2 जोड़ दूंगा तो मेरे पास 15 आ जाएगा। दैट बेसिकली मीन्स 15 पता क्या होता है, 1 1 1 1, क्योंकि ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 2 को कर रहा है, यहाँ पर ये 4 को कर रहा है, 4 को कर रहा है, एंड यहाँ पर 8 को कर रहा है। एंड इसको आप सम करोगे तो ये 15 होगा। इतनी जल्दी हम इस चीज़ को कर पा रहे हैं। कोई भी नंबर इमेजिन करो, 7 नंबर इमेजिन करा है, 7 नंबर इमेजिन करा है, 7 बनाना है, 1 2 और 4 को ऐड कर दो तो हमारे पास 7 आ जाएगा। नंबर हमने 19 इमेजिन कर दिया, 19 इमेजिन कर दिया, यहाँ पर 16 आएगा ना, तो यहाँ पर 0 0 कर दो इसको, यहाँ पर ये दोनों को मिला के तो 3 बन ही रहा था, यहाँ से 16 आ गया, अब हमारे पास 19 आ गया। कोई भी नंबर को इमेजिन कर लो, यू कैन रिप्रेजेंट द होल इंटीजर वर्ल्ड ऑन दिस। एंड उसका एक रीज़न है, क्योंकि 2 की पावर्स को ऐड करके तो आप किसी भी नंबर को बना ही सकते हो, इवन नंबर को, एंड ऑड नंबर के लिए आपके पास 1 दिया है। मेक सेंस? अब इसके बाद इस लॉजिक को ना एक्सटेंड करेंगे। इस लॉजिक को एक्सटेंड ऐसे करेंगे कि अगर हमारे पास कोई फ्लोटिंग नंबर है, दिस इज कॉल्ड अ फ्लोटिंग नंबर।
दिस इज कॉल्ड अ फ्लोटिंग नंबर। वो जो हम पढ़ते हैं ना फ्लोट, वो ये होता है भाई, ये जो पॉइंटर्स होते हैं ना, जहाँ पे पॉइंट आ जाता है, या लेट्स से हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 3/4, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई? आप 3 को 4 के साथ डिवाइड करके देख लो, 30 कर लो, यहाँ पे 0.8 आ गया आई गेस। 8 4 का कितना होता है 32, ओ सॉरी। सो यहाँ पर आ गया 0.7 समथिंग आ गया, 0.7 समथिंग आ गया। तो ये जो है बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं फ्लोटिंग। ओके, अब है ना हमें इसको भी रिप्रेजेंट करना आना चाहिए ना, बट भार्गव पॉइंटर्स के बाद तो हमें बताया ही नहीं क्या होता है। हमें तो पॉइंटर के आगे आता है ना कुछ भी रिप्रेजेंट करना, हमें पॉइंटर के पीछे तो आता ही नहीं है। एंड इसको पॉइंटर नहीं कहते, इसको कहते हैं रेडिक्स पॉइंट। पता नहीं रेडिक्स पॉइंट कहते हैं, हाँ आई एम श्योर रेडिक्स पॉइंट कहते हैं। एंड हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, हमें समझने से मतलब है कि क्या चीज़ है। इसके पीछे भी कुछ होगा, क्या होगा? यहाँ पर भी तो डिजिट्स होंगे ना। तो हमने बोला कि यार ये देखो, ये तो हो गया ना कि 2 के काउंटिंग में क्या होता है, 10 की काउंटिंग में क्या होगा? रेडिक्स पॉइंट तो वहाँ पर भी है ना, तो वहाँ पर भी तो डेसिमल सिस्टम है। लेट्स से कि अब हम बेस 10 में वापस आ गए हैं गाइस, हम बेस 10 में वापस आ गए। यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करना आ गया कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई नंबर है, जैसे हमारे पास 5 है, 8 है, 8 है, 885 पे आ गया। बट अगर मुझे 885 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पर भी कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है, लेट्स से हमारे पास कोई नंबर है 34 है, तो इसको कैसे करूँगा? इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको ऐसे करते हैं ना कि 8 इंटू 10⁻² प्लस 8 इंटू 10⁻1 एंड देन प्लस 5, क्योंकि 10⁻0 विल बी इक्वल्स टू 1। अब मुझे ना इसको भी तो रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो इसको रिप्रेजेंट करने का पता क्या तरीका दिया उन्होंने बोला कि ये बेसिकली क्या है, ये 0.3 एंड ये क्या है, ये 0.04। एंड भाई 0.3 तो होता है बेसिकली 3 इंटू 0.3 बेसिकली क्या होता है 3 इंटू 10⁻⁻1। तो बोला कि यार ये लो, ये तो हो गया बेसिकली 3 इंटू 10⁻⁻1 एंड ये जो 4 है वो हो गया 4 इंटू 10⁻²। तो उन्होंने बोला कि बेसिकली हम बेस 10 में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी डिजिट है, कोई मतलब नहीं पड़ता कोई भी है, बट जब हम रेडिक्स पॉइंट के बाद यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो डिजिट है ना उसकी जो पोजीशन है वो बेसिकली 10⁻⁻1। यहाँ पर जो डिजिट है उसकी पोजीशन है 10⁻²। यहाँ पर जो डिजिट है उसकी पोजीशन है 10⁻³ एंड सो ऑन, ऐसे ही करता चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी लगा लो। एंड 2 के सिस्टम में क्या होगा, बेस है वो है 2, तो अब यहाँ पे पोजीशंस क्या होगी, यहाँ होगी 2 का, यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करा करो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहाँ पे पॉइंट लगा लो एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। ठीक है, क्लियर। एंड अब मुझे ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना, लेट्स से मेरे पास कोई नंबर है, इसको आप प्रिसाइसली कभी रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। लाइक ये नहीं कि बिल्कुल ही आप प्रिसाइसली कर लो, हाँ कर सकते हो, सम एक्सटेंट तक आप कर सकते हो, बट दैट डज नॉट मीन कि यू कैन एक्सपेक्ट इट एक टोटली एकदम ऐसे एकदम 0.3 को आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। एंड आपको समझ आएगा कि नहीं कर सकते हो। अब इस डिजिट को ना आपको दो चीज़ों में ब्रेक डाउन करना है। पहला, ये रेडिक्स पॉइंट के आगे क्या है, रेडिक्स पॉइंट के पीछे क्या है। रेडिक्स पॉइंट के आगे 1, रेडिक्स पॉइंट के पीछे 0.3, ऑफ कोर्स 0.3 है, 3 मत ले लेना। तो 0.3 को रिप्रेजेंट करना। अब 0.3 को रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका ये है कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आएगा 0.6 आएगा। एंड ये जो पॉइंट के आगे वाला नंबर है ना, इसका एक ट्रैक रखना। उसके बाद फिर 0.6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, देन 1.2 आएगा, ठीक है 1.2 आएगा। देन 1.2 को आपको अब यहाँ पे 1 रखना, अल्लाह इसी की आप लिख लेते हैं यार, यहाँ पे 0 लिख लिया, यहाँ पे 1 लिख लिया। देन उसके बाद आप देन उसके बाद फिर से 1.2 है ना, तो अब यहाँ पे 1.2 मत लेना, यहाँ पे 0.2 लेना। हमने 1 को यूज कर लिया, हमने यहाँ पे ले लिया उसको ऑलरेडी, तो हमें यहाँ पे फिर से लिखने की जरूरत नहीं। वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड यहाँ पे 0.4 आएगा। देन 0.4 का फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, देन उसके बाद आपके पास 0.8 आएगा। यहाँ पे बहुत हॉशकास हो रहा है, बट आई होप यू आर somehow able to understand कि क्या चल रहा है। 0.8 को जब आप फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6 आएगा। एंड जब 0.6 करोगे ना तो आप नोटिस करना आप फिर से यहाँ पे पहुंच जाओगे, क्योंकि आप 0.6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 आएगा, फिर 0.2 आएगा, फिर 0.4 आएगा, एंड ऐसे ही सर्कल चलता रहेगा, इट वोंट स्टॉप। सो इसका मतलब ये है कि हम 0.3 को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते प्रिसाइजली, बट हम somehow उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना हो कि 0.3 को हमने बेसिकली जब, अगर आपको वो पुराने पेज पे नहीं समझ आया, लेट्स डू यहाँ पर फिर से एक बारी कर देते हैं। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0.6 आएगा। 0.6 को आपने फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1.2 आया। अब यहाँ पर आपने 0 रख लिया है, यहाँ पर आपने 1 रख लिया है, यहाँ पर आपने 0.2 को फिर से मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो आपके पास क्या आया 0.4 आ गया। यहाँ पर आपने 0 रख लिया फिर से, देन उसके बाद आपने 0.4 को रखा, देन उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया, देन आपके पास 0.8 आ गया, देन आपके पास यहाँ पे 0 आया,
देन उसके बाद 0.8 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, देन उसके बाद आपके पास 1.6 आया, देन आपने यहाँ से 1 रख लिया। देन उसके बाद अगर मेरे को यहाँ पर तो आई गेस मैं नहीं बता पाऊंगा, बट फिर से ठीक है, समझ गए ना आप कि जब 0.6 आएगा ना इसके बाद, तो फिर से यही साइकिल रिपीट होगा। दैट मीन्स कि इसके बाद फिर से 1 0 0 1 रिपीट होता रहेगा। एंड दैट मीन्स कि अगर आपको 0.3 को रिप्रेजेंट करना ना, तो आपको बस 0.3 को रिप्रेजेंट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको 0.3 लिख के उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 एंड सो ऑन, क्योंकि आप इसको और किसी तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, विच मेक्स सेंस सो फार। बट लेट्स से कि हमारे पास एक नंबर है एंड दैट नंबर इज बेसिकली 0.5, जैसे हमारे पास 1.5 एग्जाम्पल है, तो 1 हो गया एंड 0.5 हो गया, ठीक है। अब 0.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 आ गया। तो दिस इज द बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर कि हमने 1.1 किया तो ये हमारे पास बेस में आ गया 1.5, जो कि 10 के बेस में। एंड अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, कि यहाँ पर क्या लिखा होता है, 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, ऐसे बना देता हूँ, 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 4 लिखा होता है। एंड यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद क्या है, यहाँ पर है 1.2, 1.2 क्या होता है 0.5, देन 1.4 लेट्स से 0.25 हो गया वो, एंड ऐसे करते करते होगा ना। अब हमें क्या चाहिए, 1.5 चाहिए, तो आपको ये चाहिए नहीं चाहिए ना, इन दोनों का सम चाहिए, तो यहाँ पर आप बेसिकली 1.1 ले लो एंड विच विल मेक दिस नंबर। एंड ये हो गया हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट की भी रिप्रेजेंटेशन। एंड आई होप कि आपको समझ आया हो कि फ्लोटिंग पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन कैसे काम करती है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है करेक्टर्स। करेक्टर्स क्या होते हैं, वर्ड पता है क्या होते हैं, वर्ड्स या अल्फ़ाबेट्स पता है क्या होते हैं, सिंबल्स पता है क्या होते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई चीज़ है, हमने कुछ लिखना है, भार्गव लिखना है, भार्गव में हमने क्या यूज़ किया, वर्ड्स यूज़ किया, एंड वो जो वर्ड्स है ना वो करेक्टर्स हैं। लेट्स से हमारे पास ए है, बी है, बट वो याद रखने की एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक सिंबल है, लेट्स से हमारे पास एक सिंबल है, कौन सा सिंबल है, एंड का सिंबल ले लो, एंड का सिंबल ले लो, ए हो गया, बी हो गया, या कोई भी ऐसा स्पेशल करेक्टर हो गया। एंड करेक्टर्स है ना बेसिकली क्या होता है, करेक्टर्स इज अ कोड ऑफ 0 एंड 1, वो तो मुझे भी पता है। एंड करेक्टर्स 0 एंड 1 का कोड पता कैसे है, ASCII ने एक पेपर पब्लिश किया था, उसमें उसने बताया कि मैं ए को पता कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ए को मैंने एक नंबर असाइन कर दिया विच इज 65, एंड मैं अपने कंप्यूटर को बता सकता हूँ कि यार ये जब भी तेरे पास एक कोड आएगा ना 0 0 ऐसे करके। एंड एक और चीज़, फनी चीज़ ये है कि हम 65 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ये 2 मिनट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थैंक्स टू द टेक्निक विच आई लर्नड एंड मैंने आपको प्रोवाइड किया। तो 1 2 4 8 16 32 एंड 64, तो हमें क्या चाहिए, 64 एंड 1 चाहिए। 64 कौन सी पोजीशन पे आता है भाई, 1 2 3, पहले तो हम यहाँ पे 1 लिख लो, देन उसके बाद 2 के लिए एक 0 लगाओ, 4 के लिए लगाओ, 8 के लिए लगाओ, 16 के लिए लगाओ, 32 के लिए लगाओ, एंड यहाँ पर ये 1 के लिए लगाओ। एंड दिस इज लिटरली द कोड फॉर क्या कहते हैं, ए को ये रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। आई एम नॉट श्योर 64 था या 65 था, 65 था हम करेक्ट। सो यहाँ पे कितने डिजिट्स यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुए हैं, एंड हमने 7 डिजिट में एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को। अब मैंने आपको ना तीन वेरिएबल्स बताए हैं, 3 वेरिएबल्स बताए हैं कि वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं बाइनरी में, क्या है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। बट अभी ना बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें बाकी है। पहली चीज़ तो ये बाकी है कि मेरे कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, कार क्या है, इंट क्या है, फ्लोट क्या है, उसको कैसे पता चलेगा, उसको कौन बताएगा। तो ये मेरा एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये मेरा एक कंप्यूटर है, थोड़ा ख़राब है बट काम चला हुआ। तो ये कंप्यूटर है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये इंट है, ये कार है, या ये फ्लोट है, जो भी है उसको कैसे बताएगा, कौन बताएगा उसको जाके। गुड क्वेश्चन, कोई भी नहीं बता सकता। तो भाई क्या है लॉजिक, क्या है इसके पीछे, क्या कुछ सीन चल रहा है जो अभी समझ नहीं आ रहा। सो फार एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस, बट
एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि मेरे को आपको बताना पड़ेगा, देन आई विल बी एबल टू टेल यू कि हाउ कंप्यूटर आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन कार, इंट एंड फ्रूट। सो लेट्स से कि हमारे पास है ना एक कोड है, तो वो कोड पता कहाँ जाता है? वो कोड जाता है मेमोरी स्टैक्स में। एंड जो मेमोरी है ना वो भी ऐसे नहीं होती, एक बार मैं अच्छे से ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ वो कैसी होती है बेसिकली। तो लेट्स से हमारे पास एक यहाँ पर एक डंडी है, यहाँ पर एक डंडी है, फ्रिक। अब ये जो मेमोरी स्टैक है ना, ये जो रैम है ना, अब ये ना बेसिकली क्या है, ये मेरी रैम है, ठीक है। तो रैम में ना 3 हिस्से होते हैं। ऊपर वाला होता है हीप, ये होता है स्टैक, एंड ये जो होता है ना ये होता है बेसिकली कोड, जहाँ पर हमारा कोड जहाँ पर हमारा कोड रहता है। एंड इससे हमें कोई इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि बेसिकली क्या सिस्टम क्या चल रहा है। तो एक जो बाइट है ना यहाँ पर, ये जो एक विंडो है ना, इट रिप्रेजेंट 1 बाइट। बाइट क्या होता है? 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। एक बिट क्या होती है? 0 या 1, जिसके बारे में हम लास्ट पता नहीं कितनी देर से बात कर रहे हैं। आई एम नॉट इवन श्योर कि ये वीडियो कितनी लंबी जाएगी। एंड लेट्स से हमारे पास ये जो मेमोरी स्टैक है ना, इसमें डिफरेंट कॉलम्स है, एंड एक कॉलम में आप 8 बिट्स स्टोर कर सकते हो। मतलब कि बेसिकली 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 आप इसको यहाँ पर डाल सकते हो। एंड ये चीज़ होती कैसे है, अगर मेरे को आपको वो भी एक्सप्लेन करना हो, इवन तो मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करा हुआ है अपनी पास्ट वीडियो पे, बट लेट्स से कि हमारा एक कोड है, उसको हमने रन पे क्लिक कर दिया। तो पहले क्या होगा कि रन होने से पहले ना हमारा कंपाइलर है ना उस चीज़ को कंपाइल करेगा। कंपाइलेशन में क्या होता है, कंपाइलेशन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, एंड मैं उसके बारे में फिर से बात नहीं करने वाला, हमने अपनी पुरानी वीडियो में एक बारी बात करी है। बट अगर ओवरव्यू देना हो तो पहला होता है लेक्सिकल एनालिसिस। पहला होता है लेक्सिकल एनालिसिस, देन उसके बाद लेक्सिकल एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि आइडेंटिफाई करता है, अच्छा ठीक है यहाँ पर आई लिखा है, मतलब वो अल्फ़ाबेट्स को आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए तो वो बेसिकली एक रैंडम अल्फ़ाबेट्स है ना, उसको क्या पता कि ये क्या है। देन उसके बाद लेक्सिकल एनालिसिस के बाद होता है सिंटेक्स एनालिसिस, कि वो आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा ठीक है, वो पास ट्री बनाता है भाई, माइंड मैप्स बनाता है हमारे कंप्यूटर आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है। देन उसके बाद होता है सिमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें सेंस चेक करी जाती है कि हाँ भाई कोई कोड सेंस भी बना रहा है। देन उसके बाद होता है IR, जिसका मतलब होता है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। एंड देन उसके बाद बेसिकली क्या होता है कि असेंबली कोड ऑप्टिमाइजेशन होती है। ऑप्टिमाइजेशन में क्लीनिंग करते हैं हमारी कोड की, जितने भी ये जो फालतू की चीज़ें वो हटाई जाती है। देन उसके बाद होते हैं असेंबली, मतलब कि असेंबली लेवल में हमारे कोड को कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड असेंबली क्या होता है? असेंबली इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ अ वेरी लो लैंग्वेज, कि पुराने टाइम पे ना लिटरली लोग बैठ के 0 एंड 1 के कोड लिखते थे, एंड दैट्स हाउ द कोडिंग यूज टू वर्क। देन एक इंसान ने दया खाई लोगों पे एंड एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम था असेंबली। असेंबली बीइंग अ वेरी लो लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज भी थी एक किस्म की वो, बस वो क्या था कि वो इतनी ज़्यादा लो लैंग्वेज थी एंड ह्यूमन रीडेबल थी काफ़ी, उसके कारण ना लोग असेंबली को काइंड ऑफ समझ पाते थे, जो कि आप भी समझ पाओगे इसके बाद। एंड असेंबली को ना मशीन कोड में आज के कंप्यूटर्स पता कैसे कन्वर्ट कर पाते? विद इन हेल्प ऑफ एन असेंबलर। असेंबलर इज अ टूल विच इज़ यूज टू कन्वर्ट द असेंबली टूल बैक इन मशीन कोड, जिसके कारण वो जो 8 बिट्स हमें चाहिए वो हमें ऑब्टेन होते हैं। एंड देन उसके बाद है ना हमारा वो जो मेमोरी स्टैक है वहाँ जाता है, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क इन टूडेज कंप्यूटर। एंड असेंबली से आजकल तो बेसिकली बाइनरी में भी जाता है, एंड एक हेक्साडेसिमल भी होती है। हेक्साडेसिमल इज बेसिकली बाइनरी, बस वो थोड़ा सा ना उसको भी ह्यूमन रीडेबल करने के लिए एक डिफरेंट वे से एक्सप्रेस किया जाता है। हमें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें बाइनरी में ही रहना चाहिए, क्योंकि बाइनरी इज़ द बेस ऑफ एवरी सिंगल कंप्यूटर लैंग्वेज विच वी स्टडी। सो
हम इससे बाहर नहीं जाने वाले। तो अब उसके बाद है ना, अब हमारे पास बेसिकली क्या है, अब हमें नंबर सिस्टम समझ आ गया या हमें मेमोरी समझ आ गई कि कंप्यूटर में मेमोरी कैसे स्टोर होती है। जब भी हम एक कोड को रन करते हैं उससे पहले वो कोड कंपाइल होता है एंड देन उसके बाद जब रन होता है तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना मेन फंक्शन को ढूंढता है। आपको याद है जब हम कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे थे तो उसमें हमने बोला था इंट मेन, तो वो जो मेन फंक्शन है ना वो उसको ढूंढता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जहाँ पे भी मिल जाता है ना उसके बाद का जितना भी कोड है ना वो एग्जीक्यूट होता है। एंड अगर इसमें लोकल वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं जो हम बोल रहे हैं वही वेरिएबल्स होते हैं जो हम कोड में वेरिएबल्स यूज़ करते हैं ना, जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। हमारा जो कंपाइलर है ना उसको कंपाइल कर चुका होता है एंड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जब इस कोड को एग्जीक्यूट करता है ना तो वो जो कंपाइल हुए हुए वेरिएबल्स है ना वो उसके बाद जाते हैं हमारी मेमोरी स्टैक्स में एंड वो जाते हैं मेमोरी स्टैक्स में एंड उसके बाद का जो हमारा बाकी का कोड है ना वो जाता है कोड सेक्शन में एंड ऐसे करके हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। एंड देन उसके हमें क्या समझ आया कि हमने एक कोड को एग्जीक्यूट किया तो उससे पहले क्या चल रहा है उसके बाद क्या चल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हमें इंट का समझ आया कि इंट क्या होता है, कार क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, इसकी हिस्ट्री समझ आई कि क्या होता है। देन इंट एंड फ्लोट को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज़ समझ आई एंड कार को भी। एंड देन उसके बाद अभी तक हमारे पास इतने सारे टूल्स हमें पता चल गए हैं। एंड हमें एक और चीज़ अभी शायद नहीं पता चली कि जो फ्लोट है ना वो बेसिकली क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है। बट आपने एक चीज़ नोटिस की कि कंप्यूटर तो 0 एंड 1 को ही समझता है ना, तो वो उसको तो पॉइंट समझ ही नहीं आएगा। देन उसको हम इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड देन उसको समझाने के लिए ना हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं IEEE 754 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो 754 बेसिकली क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की। जब इनिशियली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने की बात होती थी ना तो बहुत झगड़ा हुआ था। कंप्यूटर को बेसिकली पॉइंट वाली चीज़ तो समझ ही नहीं आएगी, 1.35 हो या 13.4 हो, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना तो उसको कैसे समझ आएगा। एक और चीज़ याद है आपको क्या, कि अगर हमें फिजिक्स में या हमें किसी भी सब्जेक्ट में इस पॉइंट को यहाँ लेके जाना होता था तो हम कैसे करते थे, हम उसको करते थे 1.34, ऐसे ही करते थे ना। एंड ऐसे भी नहीं, अगर मेरे को आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना हो कि भाई बेसिकली क्या हो रहा है तो अभी हमें ना इस पॉइंट को यहाँ लेके जाना है। एक चीज़ याद रखना, जहाँ से रेड एक्स पॉइंट शुरू होता है ना उसकी राइट हैंड साइड पे जो नंबर होता है वो 10⁻⁻1 को रिप्रेजेंट करता है, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जो यहाँ पर नंबर होता है ना वो 10⁻1 0 को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी 0 को रिप्रेजेंट करता है। एंड दैट मीन्स कि अगर मैं अपनी रेड एक्स पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, लाइक लेट्स से मैंने 1.34 करा है तो यहाँ पर ये 10⁻⁻1 को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये 10⁻0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मेक सेंस सो फार। बट भाई ये तो मैं ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ, मुझे तो कोई तरीका चाहिए ना कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने बोला भाई बहुत ईजी तरीका है, 13.4 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं काउंटिंग में। हम कर सकते हैं 1 × 10⁻1 प्लस 3 × 10⁻0 प्लस 4 × 10⁻⁻1। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, अब मुझे कैसे भी करके 1.34 में क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ये मेरा जो 3 है ना इसकी पोजीशन -1 हो जाए और ये जो मेरा 1 है ना इसकी पोजीशन हो जाए 0। ठीक है, ये चाहिए ना। तो मैं अगर इस पूरी टर्म को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, अगर आपको इतने एक्सपोनेंट आते कि a डिवाइडेड बाय b हो रहा है एंड सॉरी a डिवाइडेड बाय a हो रहा है एंड यहाँ पर पावर m एन यहाँ पर पावर n है तो ये m-n हो जाती है, ये तो पता ना। तो जब भी मैं इस पूरी टर्म को 10 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर होगा ये कि 1 × 10⁻0 हो जाएगा प्लस 3 × 10⁻⁻1 हो जाएगा प्लस 3 सॉरी आई गेस 4 था, इट वाज 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 4 × 10⁻2 हो जाएगा। एंड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं अब, 1 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर 10⁻0 को रिप्रेजेंट करता है, 3 4। एंड मैंने एक चीज़ याद है कि पूरी टर्म में से 10 को डिवाइड किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने 10 को डिवाइड किया था, ऐसे किया था ना मैंने। एंड ये रहा प्रूफ भाई, 10 को डिवाइड किया था। अब मुझे इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा
वरना अगर मैं 10 के साथ डिवाइड कर दूंगा तो मैंने तो इस पूरी चीज़ की वैल्यू 10 से कम कर दी, बट मुझे इसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा भी तो करनी पड़ेगी ना। 10 से कम कर दी, सॉरी, मैंने इस चीज़ की वैल्यू 10 टाइम्स कम कर दी, अब मुझे इसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ानी भी तो पड़ेगी ना, क्योंकि अगर मैं इससे 10 से मल्टीप्लाई नहीं करता तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसकी वैल्यू 10 टाइम्स कम कर दी, बट मैंने अगर इसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ा दी तो मेरे पास नंबर अभी भी वही है, अभी भी ये 13.4 ही है। आई होप आई एम क्लियर विद माई वर्ड्स। अब याद रखना कि अब हम बेस 2 पे बात करते हैं कि बेस 2 में क्या होता है। 1.11 करके एक छोटी सी एग्जांपल है, लेट्स से 1.11 करके एक एग्जांपल है, हमें इस रेडिक्स पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है। अभी इस चीज़ की पोजीशन क्या है, 2 की पावर -1, इस चीज़ की पोजीशन क्या है, 2 की पावर 0, ठीक है यार, बहुत गंदा दिख रहा है, बट यस इस चीज़ की पोजीशन क्या है, 2 की पावर 0, तो 1.11 करके है ना, तो अब मुझे रेडिक्स पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 2 की पावर 0, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 2 की पावर 1, ऐसे ही होगा ना, और उल्टा बोल रहा हूँ। सो अभी मेरे पास ये क्या है, 1.11 करके ना, तो जब मैं इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 1111 ऐसे करके होगी ना, इसकी पोजीशन हो जाएगी 2 की पावर 0, सॉरी इसकी पोजीशन होगी 2 की पावर -1, एंड इस चीज़ की पोजीशन होगी 2 की पावर 0, ऐसा ही होगा ना, ये बेस 2 पे बात हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन वी आर सेइंग 1.11, तो ये है 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब रेडिक्स पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, इसकी वैल्यू 2 की पावर 0 करनी है, इसकी वैल्यू 2 की पावर -1 करनी है, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर दो, एंड जब आप इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड करोगे, एक बार अच्छे से डिवाइड कर देते हैं ना, तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड करोगे ना, तो आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एंड दैट्स वाई व्हेन यू डू 1.111 यू मल्टीप्लाई इट विद 2, एंड दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। एक पॉइंट को शिफ्ट कैसे कर सकते हैं इन द बेस 2, ओके। तो अभी ना एक चीज़ याद रखना कि हम इस पॉइंट को यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, हम तो इस पॉइंट को यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, हम तो इस पॉइंट को यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, हम तो इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो मतलब हमारे पास तो इनफाइनाइट वेज है ना इस पॉइंट को यहाँ पे वहाँ पे शिफ्ट करने के, तो हमें कुछ तो नॉर्मलाइजेशन चाहिए ना। तो एक इंसान ने 2 नॉर्मलाइजेशन बनाई, एक का नाम था इम्प्लिसिट एंड एक का नाम था एक्सप्लिसिट, यहाँ पर एक्सप्लिसिट है, यहाँ पर इम्प्लिसिट है। अब मुझे नहीं पता भाई इन दोनों में से क्या सिस्टम था, बस मेरे को एक चीज़ याद है कि बेसिकली, एंड आपको भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि इम्प्लिसिट वाले में बेसिकली 1 के यहाँ पे एक पॉइंट होगा, एंड एक्सप्लिसिट वाले में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सबसे लास्ट में जो 1 होगा ना, लेट्स से हमारे पास ये एग्जांपल है, लेट्स से हमारे पास 1. यार अगले पेज पे करता है, हमारे पास 1.11 करके, अगर मुझे इम्प्लिसिट में इसको करना, तो यहाँ पे लेट्स से इम्प्लिसिट में तो 1.111 ये होगी इम्प्लिसिट में इसकी रिप्रेजेंटेशन, एंड अगर मेरे को एक्सप्लिसिट में करना तो वो हो गया 0.1111, ये होगी इसकी एक्सप्लिसिट में रिप्रेजेंटेशन, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर तो मल्टीप्लाई बाय किया तो 2 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 2 की पावर 1 आ गई, तो अब है ना हमारे पास जो मेथड था ना रिप्रेजेंट करने का, एक चीज़ देखना, अब हमें एक चीज़ समझ आ गई है कि हमें ना फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में पॉइंट रेडिक्स पॉइंट को कैसे शिफ्ट करता है। उसके बाद हमें ये भी चीज़ पता चल गई है कि भाई साहब एक चीज़ याद रखना कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ना आप डायरेक्टली नहीं एक्सप्लेन कर सकते कंप्यूटर को, एंड आई होप मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया होगा, अगर नहीं किया तो फिर से कर देता हूँ कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो पहला मेथड था वो ये था कि आप इंट के लिए आप 4 बॉक्स को असाइन कर दो, एंड देन उसके बाद आप फ्लोटिंग के लिए जो लास्ट में डिजिट्स होते हैं उसके लिए 4 को असाइन कर दो, बट दिस वाज नॉट एक्यूरेट, तो इसको ड्रॉप करना पड़ा। देन उसके बाद IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड निकाला, IEEE 754। IEEE की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
इट वाज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, हाँ याद है। सो बेसिकली इन्होंने बोला कि भाई एक डब्बा है ना जो तुम्हारा ये वाला, ये दे दो साइन को कि तुम्हारा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। देन उसके बाद ना आपको क्या करना है कि उसके बाद ना देखो एक चीज़ याद रखना कि जो फ्लोट है ना वो मेमोरी स्टैक में ना 32 बिट्स लेता है, ठीक है, इजी 32 बिट्स लेता। अब वो 32 बिट्स लेता है तो हमें अपने रिप्रेजेंटेशन में भी तो कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी ना जिससे हम 32 बिट्स को यूटिलाइज कर पाए। तो एक बिट तो हमने यूज़ कर ली, तो अब हमारे पास 31 बिट्स रहती है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि जो हमारे लास्ट में होते हैं ना मैंटीसा, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ होती है, इसको कहते हैं मैंटीसा। मैंटीसा पता नहीं मैंटीसा कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है ना इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट तो अब है ना हमने क्या बोला IEEE 754 ने कि ये जो लास्ट के 23 बॉक्स है ना वो आपने देने हैं मैंटीसा को। अब 31 में से 23 माइनस कर लो तो 8 बचा। तो ये जो 8 डब्बे हैं ना यहाँ पे वो आपने देने हैं एक्सपोनेंट को। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन कैसी हुई कि हमारे पास 32 बिट्स थी ना, तो 32 बिट्स में से हमने ऐसे 32 बिट्स में हमने ऐसे एलोकेशन किया कि एक बिट हमने दे दी साइन को, 8 बिट्स हमने दे दी एक्सपोनेंट को, एंड देन लास्ट की जो 23 बिट्स है वो हमने दे दी मैंटीसा को। इजी। अब एक और चीज़ याद रखना कि भाई देखो एक्सपोनेंट्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आपने डेफिनेटली देखा होगा कि 2 की 10 की पावर -3 है या 2 की पावर माइनस, लेट्स से कि हमारे पास माइनस कुछ भी है यार, -9 है, तो एक्सपोनेंट तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। बट हमारे पास तो जो भी हमने पढ़ा था आपको if याद हो। एंड एक और चीज़ याद रखना कि ये जो मैं कह रहा हूँ 8 डब्बे, इसका मतलब ये है कि ये जो पहला डब्बा है ना, देखो पहले मेरे को ना आपको 8 डब्बे बना के एक्सप्लेन करने दो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 डब्बे है ना, इसमें पोजीशन सिस्टम ऐसे कि ये 2 की पावर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये डब्बा, ये 2 की पावर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जब आप इन सब में 1 1 1 1 1 1 डाल दोगे ना तो ये सारे मिला के होंगे 255, ठीक है। एंड आप काउंट कर सकते हो कि 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे ना तो ये 255 बनेगा। एंड 255 तो एक पॉजिटिव नंबर है। तो हमने अपने कंप्यूटर को बोला बाय डिफ़ॉल्ट कि भाई देखो तो नेगेटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट करना ना, देखो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है कि नहीं करना। वो कहता हाँ भाई करना है, बहुत ज़रूरत है। तो कहता है कि उसको ना रिप्रेजेंट करने का ना तेरे पास सिर्फ एक तरीका है। उसने बोला कि तेरे पास 255 है ना, तो बेसिकली 0 से लेकर 255 तक होगा, ठीक है। मिडल में नंबर क्या आता है 127 ले लेते, वैसे तो 127.5 होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो 255 एंड 127 आ गया मिडल में। हमने बोला ये हमारा इंटरवल है ना, इसमें -127 कर दो तीनों में। यहाँ पर हो गया -127, यहाँ हो गया 0 एंड यहाँ हो गया 255 में से -127 कर दो, आई गेस 128 होगा। एंड ये मेरा न्यू इंटरवल है, मेरे पास न्यू इंटरवल है। वो ऐसे है कि मैंने यहाँ पर देखो जो हमारा पुराना इंटरवल है उसमें 0 है, 1 है, 2 है, ऐसे करते करते 127 आएगा कहीं पे, ऐसे करते करते 255 आएगा कहीं पे, ठीक है। सो फार इट मेक्स सेंस, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि जो हमारे पास नेगेटिव है ना इंटीजर्स, वहाँ पे क्या आएगा -127 आएगा, -126 आएगा, ऐसे करते करते अब जहाँ पर 127 ऊपर था वहाँ पर नीचे आएगा 0, ऐसे अलाइनमेंट हो रही है। एंड यहाँ पर आएगा 128, ठीक है। एंड ये 255 के नीचे। अब एक चीज़ याद रखना, इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी एक्सपोनेंट है, जैसे मेरे पास एक्सपोनेंट है 2, तो अब मैं इस काउंटिंग में नहीं देखूंगा कि मेरे पास 2 कहाँ पर है, इस काउंटिंग में देखूंगा मेरे पास 2 कहाँ पर है। मेरे पास 2 होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में यहाँ पर नंबर क्या होगा 129 होगा ना, क्योंकि देखो अब मुझे नेगेटिव को भी तो रिप्रेजेंट करना ना, इसलिए मैं यहाँ से 2 की वैल्यू को फाइंड करूँगा, बट जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है ना वो मैं यहाँ से उठाऊँगा। अगर मेरे को इस चीज़ को एक्सप्लेन करना हो या बहुत इजी मैनर में बताना हो तो मैं 2 में 127 को ऐड कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये जो मेरे पास काउंटिंग आई है ना, ये आई ही ऐसे है कि मैंने वहाँ से मतलब कि ये जो काउंटिंग है इसमें 127 को माइनस किया।
नहीं समझ आया इसको थोड़ा और रिग्रेस वे में समझाता हूँ कि ये तो समझ आया ना कि 0 से लेके 127 से लेके यहाँ पे 255 तक हमारे पास इंटरवल है, ठीक है, ये चीज़ तो समझ आई। अब उसके बाद है ना, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि हमारे पास जो सेकेंड इंटरवल है वो -128 से लेके 0 से लेके 120, सॉरी यहाँ पे 127 है, यहाँ पे 128 है। तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि मेरे पास जो भी नंबर आएगा ना वो मैं इस इंटरवल में जाके रख दूंगा, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू जो यहाँ से आएगी ना वो वैल्यू को मैं यूज़ करूँगा। उससे होगा ये कि अगर मेरे पास बाई चांस -126 वैल्यू भी आती है मेरे एक्सपोनेंट की, तो वो मेरे पास अवेलेबल होगी एक पॉजिटिव नंबर में, क्योंकि -126 आई गेस यहाँ पर हो गया 1। एंड ये चीज़ कैसे आ रही है, जब मैं इसमें 127 को ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि इसका लॉजिक क्या है, तो सिर्फ एक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के बेसिस पे आप कह लो कि मेरे पास कोई भी एक्सपोनेंट गिवन होगा, मेरे पास लाइक लेट्स से हमारे पास 2 की पावर 2 आ रहा था ना, तो ये जो 2 है इसमें मैं 127 को जब ऐड करूँगा तो 129 आएगा, ठीक है। तो 129 जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है कि वो जो मेरे पास 8 डब्बे हैं ना, इसमें अब मेरे को 129 को डालना है, ना कि 2 को। 2 को तो मैं ऐसे डाल सकता ना, 0 1 ऐसे करके, एंड उसके बाद हर बॉक्स में 0 डाल दो, बट अब मेरे को 129 को रिप्रेजेंट करना है। 129 को रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ मैं, वेरी इजी। अगर आपको याद हो 1 2 4 6 सॉरी 8, देन उसके बाद 16 32 64 एंड 128, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डाल दो, यहाँ पे 0 डाल दो, यहाँ 0 डाल दो, यहाँ 0 डाल दो, यहाँ 0 डाल दो, 0 डाल दो, 0 डाल दो, एंड यहाँ पे 1 डाल दो, एंड ये मेरा रिप्रेजेंट हो गया 8 बिट्स में 129, इजी, ठीक है। अब मेरे को ये चीज़ समझ आ गई है कि साइन क्या है। IEEE 754 में साइन क्या है, कि जो नंबर है उसका साइन मैंने लिख दिया। लेट्स से मेरे पास नंबर है 11.11, तो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है ये, ठीक है। एंड पॉजिटिव के लिए मेरे को 0 यूज़ करना होता है, नेगेटिव के लिए 1 यूज़ करना होता है, तो यहाँ पर 0 आ गया। अब 8 नंबर मेरे एक्सपोनेंट के लिए जाएंगे। एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पर इसको शिफ्ट करो 1.111, देन एक्सपोनेंट हो गया मेरा 2, एंड 2 को हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिया कि यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0 0 0 0 0 करेगा, एंड देन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, एंड देन यहाँ पर जब मैं 1 डालूंगा तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 है, बट हमें पता है कि एक्चुअली में हमने जो रिप्रेजेंट किया है वो 129 है, क्योंकि 129 ही एक ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू थी पॉजिटिव नंबर में जो कि मेरे 2 को रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है। अब मंटीसा है, मंटीसा के लिए हमारे पास कितने डब्बे हैं, 23 डब्बे हैं। बट भार्गव यहाँ पर तो देखा जाए तो 1 2 या लेट्स से हमारे पास 3 थे ना, मेरे को याद तक नहीं है, बट बेसिकली लेट्स से हमारे पास यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पर हमारे पास 0 1 0 1 करते करते कुछ भी हो, तो 0 1 0 1 ये 1 को नहीं लेना। एक चीज़ याद रखनी, यहाँ पे ये जो 1 है ना, जिस पॉइंट को हमने शिफ्ट किया है, लाइक या इसको फिर से नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, 1.11.11 है ना, तो इसको मैं 1.111 ऐसे करके रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। सो फार आई गेस ये क्लियर होगा। एंड ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, ठीक है, एंड 2 की पावर 1 होगा, अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे 0 लगा दूँ। उसके बाद जो मेरे 8 डब्बे थे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 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 आएगा, यहाँ 1 आएगा। देन उसके बाद के जो मेरे 23 बॉक्सेज है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके जो भी है 23 बॉक्सेज है, तो मेरे को इस 1 को ड्रॉप करना है, मतलब इस 1 को भूल जाना है, यहाँ पे जो मंटीसा है ना उसको लिखना। तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, सॉरी 1 1 1 है ना, उसके बाद मेरे सारे डब्बों में 0 आएगा। 0 आप कितनी बार भी लगा लो, क्योंकि जहाँ पर 0 है वो वैल्यू तो काउंट ही नहीं होगी। तो 23 के 23 डब्बे आपने 0 में भर दिया। अब अगर मेरे को और अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 3.14 करके, ठीक है, यार बहुत गंदा नंबर हो गया। लेट्स से हमारे पास कोई नंबर है, चलो 3.14 ले लो यार, 3.5 ले लेते हैं, इट विल मेक अ लिटिल ईजी फॉर मी टू एक्सप्लेन। 3.5 है, 3.5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ खींच लो, 1.11 इंटू 2। अब मेरे पास मेमोरी स्टैक है ना, उसमें क्या होगा, मेरे पास 4 बिट्स है ना, 1 2 3 4, ये 4 बिट्स ऑलरेडी सेव होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, वो जो साइन है ना उसके लिए यहाँ पर जाएगा 0 या 1 जाएगा,
उसके बाद बेसिकली जो 8 मेरे डब्बे हैं इंटीजर के लिए वो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके जो भी आएंगे। उसके बाद जो मंटीसा है वो आएगा, एंड मंटीसा के जब अपने 23 बॉक्सेस कंप्लीट हो जाएंगे, एंड दैट्स हाउ माय मेमोरी स्टैक विल स्टोर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इतनी मेहनत लगती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का एक्सप्लेन करने में, एंड मुझे ये भी नहीं पता ये वीडियो एक फुल पार्ट में आएगी या एक एक करके डालूंगा। सो यस, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हमने कवर कर ली है। अब उसके बाद ना अब हम आएंगे कि क्या हो रहा है बैकएंड में, क्या है लॉजिक, क्या है, कैसे चल रही हैं चीज़ें। लेट्स राइट अ नॉर्मल कोड फॉर स्टोरिंग ए वैल्यू इन एन इंटीजर वेरिएबल। इंटीजर वेरिएबल है, अब हम कोड लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इंट मेन, यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाई, यहाँ पर हमने लिख दिया इंट a इज इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पर आप रिटर्न 0 कर दो। इसका लॉजिक ये होता है रिटर्न 0 का कि आप बेसिकली अपने कोड को बता रहे हो कि जब भी मेरा कोड ख़त्म हो जाएगा एग्जीक्यूट होना तो मेरे को 0 रिटर्न करना, क्योंकि अगर मेरे पास 0 रिटर्न नहीं हुआ ना तो उसका मतलब ये है कि मेरा कोड ख़राब हो गया, मेरा कोड यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। एंड एक और चीज़ याद रखना, क्योंकि आप सिर्फ वेरिएबल्स के साथ खेल रहे हो तो आपको हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिखने की ज़रूरत नहीं है। stdio.h तब लिखने की ज़रूरत है जब आपको बेसिक फंक्शंस चाहिए, लाइक printf, जिससे आप ये जो वैल्यू इंट a है ये आप अपने कंप्यूटर के आउटपुट पे वो कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। देन आपको लेट्स से इनपुट फंक्शंस चाहिए, लाइक स्कैनफ फंक्शन चाहिए, तो उसके लिए आपको हैशटैग इंक्लूड में लिखने की ज़रूरत है। इसमें बेसिकली अब क्या हो रहा है वो चीज़ याद रखना। पहले ये वाला कोड हुआ, देन उसके बाद कंपाइलेशन स्टार्ट हुई, लेक्सिकल गए, सिंटेक्स एनालिसिस हुआ, सिमेंटिकल एनालिसिस हुआ, उसके बाद इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन हुई, देन उसके बाद क्या हुआ, ऑप्टिमाइजेशन हुई, उसके बाद असेंबली लेवल पे कोड गया। अब असेंबली लेवल पे इस कोड को कैसे लिखा जाएगा, पहला लिखा जाएगा कि पुश परसेंटेज RBP। अब RBP क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, पुश क्या होता है। पुश का मतलब ये है कि लेट्स से हमारे पास एक स्टैक ऑफ शादियों में रोटी के लिए वो नहीं लगी होती प्लेटें, वो है। तो जब हम पुश परसेंटेज RBP कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूँ एक नई प्लेट को ऊपर डाल दो, एंड ये जो नई प्लेट है ना ये थोड़ी स्पेशल प्लेट है, ये परसेंटेज RBP। अब एक चीज़ याद रखना, जो परसेंटेज RBP है ना इसका मतलब होता है रजिस्टर बेस पॉइंटर, ठीक है। अब रजिस्टर बेस पॉइंटर क्या होता है, रजिस्टर बेस पॉइंटर इज बेसिकली, हम कैसे बताएंगे, लाइक लेट्स से कि इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। आप एक घर में एंटर हुए हो, जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना उस घर का वो है परसेंटेज RBP। तब हमने ना परसेंटेज RBP को डाला, अब RBP ना हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हमने अपने मेमोरी स्टैक को बता दिया कि तुझे जहाँ से भी कोड एग्जीक्यूट करना ना वो यहाँ से ही करना है। एंड ये चीज़ पता है कैसे हुई है, पहली बात तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने ना ये कंपाइलेशन के बाद बताया कि भाई देखो आपको कोड पता है कहाँ से रन करना है, जहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद ये पुश परसेंटेज RBP हुआ, देन हुआ मूव होगा परसेंटेज RSP रजिस्टर स्टैक पॉइंटर, देन यहाँ पर आएगा परसेंटेज RBP, सेम यहाँ पर ये चीज़ आएगी, एंड देन यहाँ पर आएगा सब्ट्रैक्ट सब $16 परसेंटेज 16, एंड देन यहाँ पर आएगा परसेंटेज RSP। अब इसका बेसिकली मीनिंग पता क्या है कि जब मैं परसेंटेज RBP कर रहा हूँ एंड परसेंटेज RSP कर रहा हूँ तो जो मेरा मेमोरी स्टैक है ना, तो पहली बात तो यहाँ पर है ना मेरा पॉइंटर आ जाएगा जो कि होगा मेरा बेस पॉइंटर। अब जब मैं RSP कर रहा हूँ ना तो लेट्स से कि मेरा पिछली बार कोड एग्जीक्यूट हुआ था तो मेरा जो पॉइंटर है ना वो यहाँ रह गया था, तो वो भी यहाँ पर आएगा। एंड ये जो RSP है वो मेरा एग्जिट पॉइंट है, ये जो मेरा RBP है वो मेरा एंट्री पॉइंट है। अब जब मैं कह रहा हूँ कि सब्ट्रैक्ट कर दो 16, वो जो $16 है उसका मतलब ये है कि मेरे को 16 बाइट्स की स्पेस दे दो भाई, कि मेरे को 16 कॉलम्स दे दो। उसका रीज़न ये है कि मैं अपने एक नया कोड एग्जीक्यूट करने लगा हूँ एंड मेरे को उसके लिए स्पेस चाहिए, ठीक है। एंड ये चीज़ मैंने अपने कोड को समझा दी है, ठीक है। अब मैंने क्योंकि लिखा है इंट a इज इक्वल्स टू 1
एंड उसके बाद सेमी कॉलन, आई डोंट रिमेंबर मैंने डाला था या नहीं डाला था। सेमी कॉलन का मतलब ये है कि मैंने अपने कंपाइलर या अपने ये जो कंपाइलर है उसको मैंने बता दिया कि a=1 पे ख़त्म हो गई है ये लाइन, इसके बाद कुछ नहीं है, तो कुछ मत देखना है इसके बाद। अब उसके बाद मेरा कंप्यूटर क्या कह रहा है, मूवल $1 -4% RBP। अब -4 क्यों हुआ, लॉजिक क्या है इसके पीछे, एक इंट है ना वो 4 बाइट स्पेस लेता है मेमोरी स्टैक में, एंड इसका बेसिकली मतलब जो हमने लिखा वो ये है कि मेरे को ना जो मेरा बेस पॉइंटर है ना उसमें से 4 बाइट्स नीचे ले जा, एंड वो जो 4 बाइट्स है ना उसमें 1 को स्टोर कर दो, उसमें 1 को मूव कर दो। एंड 1 कैसे रिप्रेजेंट होता है एक बिट में, तो अगर हमारे पास यहाँ पर 32 बिट्स हैं एंड 32 बिट्स मतलब 4 बाइट्स हैं एक इंट के लिए, तो यहाँ पर 8 बार 0 आएगा, आप काउंट कर लेना, फिर 8 बार 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर एक 0 और लगा दो, यहाँ एक और लगा दो, देन उसके बाद फिर से 8 बार 0 आएगा, देन उसके बाद फिर से 7 बार 0 आएगा, एंड यहाँ पर 1 आएगा। एंड ये सेम चीज़ मेरे मेमोरी स्टैक में जाएगी एक एक करके, 0 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 0, एंड ये जो 0 0 1 1 1 हो रहा है ना ये बेसिकली ऑन एंड ऑफ होना है होता है एक ट्रांजिस्टर का, मैंने पहले इसके बारे में बहुत बात करी है। तो अब उसके बाद एक चीज़ समझना, क्योंकि ये 0 1 0 1 0 1 1 1 करके आपने जो भी लिखा है ये आपका इंट को रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट्स हाउ योर इंट इज़ लिटरली वर्किंग इन द बैक एंड ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। अब कार में बेसिकली क्या होता है, कार में ये सेम चीज़ होती है, जहाँ पर मूव एल है ना वहाँ पर मूव बी आ जाता है, और बी मतलब रिप्रेजेंट करता है बाइट को एंड एल रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग को, ठीक है, यही डिफरेंस है। एंड कार में ना एक चीज़ याद रखना, लेट्स से एक असेंबली कोड लिखता हूँ कार के लिए कि पुश %RBP, उसके बाद लेट्स से यहाँ पर आएगा मूव %RBP RSP to %RBP, देन यहाँ पर आएगा subtract $16 from %RSP, देन यहाँ पर आएगा move B $। अब एक चीज़ याद रखना, हर एक करेक्टर के लिए एक इंट असाइन होता है, मैंने आपको ये चीज़ बताई है। तो अब लेट्स से हमारे पास ए है, ए के लिए 65 करेक्टर इंट असाइन होता है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, 65 होता है ना, यहाँ पे 65 आ जाएगा, आई एम नॉट श्योर, मे बी 67 था या 65 था, बट आप अपने तरीके से देख लेना, 65 भी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। एंड यहाँ पे परसेंटेज -1 हो जाएगा, सॉरी -1 आएगा फर्स्टली, देन उसके बाद आएगा ब्रैकेट में %RBP, एंड यही चल रहा है बेसिकली। एंड उसके बाद भी एक दो चीज़ें लिखी होती है, एक लिखी होती है कि लीव एंड रिटर्न, एंड लीव का मतलब ये होता है कि आप जितनी भी बची हुई स्पेस है उसको आप भूल जाओ, आप लीव कर दो एंड रिटर्न कर जाओ अपने इनिशियल पोजीशन पे, क्योंकि आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया। एंड जब भी आप एक नया कोड लिखते हो तो वो फिर से RBP मतलब वो जो आपका बेस पॉइंटर है ना वो एक नया बेस पॉइंटर बनता है आपकी रैम में, एंड दैट्स वाई आपको बार बार RBP को पुश करना पड़ता है। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। अब आपके पास इंट एंड कार का लॉजिक समझ आ गया, बट आपने फ्लोटिंग का अभी भी नहीं पढ़ा, एंड फ्लोटिंग का बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इफ़ आई बी ऑनेस्ट विद यू। तो फ्लोटिंग के लिए बेसिकली क्या होता है, सेम चीज़ ही होती है, पुश होता है, देन उसके बाद मूव होता है, %RSP RBP की तरफ मूव होता है। एंड ये जो परसेंटेज होता है ना, ये %RSP RBP ये सब इसको कहते हैं रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स को एक्सप्लेन करना हो तो बेसिकली लेट्स से हमारे पास एक किचन है, ठीक है, तो किचन में आपके पास क्या क्या होगा, आपके पास एक शेल्फ होगी, ठीक है, एंड बट आपकी स्लैब यहाँ पर है, तब आप बार बार शेल्फ से जा जाके अपने आप को सब्जियाँ थोड़ी ला के दोगे कि हाँ भाई यहाँ पर मेरे ब्रिंजल पड़ा है, यहाँ पर मेरा पत्ता गोभी पड़ा है, ठीक है, तो बार बार थोड़ी लेके आओगे आप। यहाँ पर ये नहीं कर सकते, आप यहाँ पर एक बाउल रख लो एंड उसमें आपने थोड़ी बहुत सब्जियाँ डाल के रख ली, तो रजिस्टर यही काम करता है। रजिस्टर इज़ अ क्विक मेमोरी, बहुत क्विक होती है,
लाइक इतनी क्विक होती है कि RAM से भी ज़्यादा फास्ट होती है, एंड तभी रजिस्टर्स को यूज़ किया जाता है। ये परसेंटेज, RBP, RSP, ये सारे रजिस्टर्स ही हैं, एंड क्योंकि ये इतनी फास्ट काम करते हैं, दैट्स वाई दीज आर यूज्ड इन द कोडिंग वर्ल्ड बहुत ज़्यादा। अब बेसिकली क्या हो रहा है, अब हमारी बारी आई है फ्लोटिंग पॉइंट को पढ़ने की। अब फ्लोटिंग पॉइंट में बेसिकली क्या होता है, यही सेम चीज़ें होती है। मूव होता है, देन उसके बाद पहले पुश होता है, देन मूव होता है, देन सबट्रैक्ट होता है, उसके बाद होता है मूव SS। जैसे मैंने आपको IEEE 754 की रिप्रेजेंटेशन बताई थी ना, तो 2 रिप्रेजेंटेशन होती है, एक होती है सिंगल प्रिसीजन, एक होती है डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन होती है 32 बिट्स की, डबल होती है आई गेस 64 बिट्स की होती है, एंड उसमें मेंटीसा के लिए 53 पता नहीं कुछ ऐसे करके दिए जाते हैं। एक दिया जाता है उसके लिए क्या कहते हैं उसको, अपना साइन के लिए, एंड बाकी के 8 होते हैं उसमें भी एक्सपोनेंट्स के लिए होते हैं, एंड इसमें मेंटीसा के लिए 53 पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये बहुत लार्जर नंबर को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है पाई, तो पाई को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम, फ्लोटिंग में करेंगे तो हमारे पास थोड़े ही नंबर होंगे। मेंटीसा कितना, हम 23 डिजिट स्टोर कर सकते हैं पाई के, एंड हमारे कंप्यूटर में आएगा 6 या फिर 8 डिजिट्स ही शो करते हैं हमारे IDE में। तो जब हम डबल यूज़ करते हैं ना, तो ज़्यादा प्रिसीजन मिलती है, ज़्यादा पॉइंट्स हमें मेंटीसा, मतलब ज़्यादा मेंटीसा के पॉइंट शो होते हैं, दैट्स ऑल इट इज़। एक काम और करते हैं, मूव, भाई मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे भी लिख सकते, वरना ऐसे लिखता मैं, मूव SS। तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा .LC0 परसेंटेज RIP, देन उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा XMM0, और यहाँ पर परसेंटेज लिखा होगा, ऐसे करके कोड होगा, एंड यहाँ पर लिखा होगा मूव SS अगेन, एंड यहाँ पर लिखा होगा परसेंटेज XMMO, एंड यहाँ पर लिखा होगा -4, देन यहाँ पर परसेंटेज RBP। एंड अब ये ना, ये दोनों चीज़ें ना अभी नहीं सेंस बनाएगी, स्पेशली ये चीज़ सेंस नहीं बनाएगी, ये चीज़ फिर भी आपको समझ आ रही होगी कि हम क्या चीज़ कह रहे हैं। अब यही चीज़ याद रखना, पहले तो भाई बहुत ज़्यादा ही मोटा हो गया है। देन उसके बाद ये जो परसेंटेज XMMO है ना, ये जो भी है XMM0 है, ये ना एक रजिस्टर है जो मैंने आपको बताया। अब ये रजिस्टर है ना, सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को ना स्टोर करने के लिए काम आता है। इसका काम ही है कि इसको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को ना स्टोर करना। एंड यहाँ पर हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि ये जो परसेंटेज .LCI है ना, LC0 है ना, ये ना एड्रेस बता रहा है कि जो मेरी जो फ्लोटिंग पॉइंट है ना, वो कहाँ पर स्टोर है। अब देखना, अब मैं बेसिकली क्या चीज़ कह रहा हूँ कि ये जो मेरा पहली तो ये चीज़ समझना, ये जो हम बोल रहे हैं परसेंटेज XMM0, ये ना एक स्पेशल रजिस्टर है, जो इस रजिस्टर की हमने बात करी, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करने के लिए काम आता है। एंड ये जो .LC0 है ना, ये एक स्पेशल, लेट्स से कि ये एक मेमोरी की पोजीशन है जहाँ पर जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है ना, वो स्टोर हुई हुई है। एंड ये जो परसेंटेज RIP है ना, ये बेसिकली ये चीज़ कह रहा है कि मेरा जो क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है ना, वो कहीं पे भी है ना, तो कैसे भी करके ना यहाँ पर आ, जहाँ पर है ना मैंने अपनी मेमोरी लोकेशन में ये जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है उसको स्टोर करके रखा है, एंड उसको तू इस रजिस्टर में डाल दे XMM0 करके। एंड उसके बाद यहाँ पर आओ नीचे, यहाँ पर हमने बेसिकली क्या बात करी थी, ये जो हमारा परसेंटेज XMMM है ना, इसको आप मूव कर दो परसेंटेज RBP के 4 वैल्यू नीचे। अब इस चीज़ को मेरे को एक्सप्लेन करना होगा, तो हम बेसिकली ये चीज़ तो हमें पता है ना कि जो हमारा मेमोरी स्टैक है, हम ये चीज़ कह रहे हैं कहीं पे भी हमारा पॉइंटर हो, उस पर आप RSBP भी है ना, उससे आप 4 वैल्यू नीचे तक है ना मेरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को लिख दो, जो हमारा होता है। लेट्स से हमारे पास वो जो भी एग्जांपल थी उसमें हमने ऐसे लिखा था ना कि 1 0 या 1 हमारा था साइन के लिए, देन उसके बाद 23 डिजिट्स में से पहले 8 डिजिट हमें एक्सपोनेंट को देने होते हैं, देन उसके बाद हमारा 23 डिजिट्स का मेंटीसा होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे कर दी है। यानी आपने बता तो दिया कि .LCO करके आपके पास एक वो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, बट आपके पास तो बहुत सारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होंगे, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो भाई आपने बोला कि सही बात है, तो पहले ना हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा कि ये जो .LCO है ना, ये कौन सी वैल्यू को स्टोर कर रहा है।
इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करी हमने बोला तो है ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर कर रहा है कि हमारी जो वैल्यू है वो स्टोर कर रहा है, बट हमें डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना कि कहाँ से स्टोर कर रहा है, क्या स्टोर कर रहा है। तो हमेशा ना जब भी हम ये लिखते हैं ना, फ्लोटिंग पॉइंट का कोड लिखते हैं, तो उसमें ना पहली 3 लाइनें होगी वही पुश, मूव, सब्ट्रैक्ट। देन उसके बाद 2 लाइनें होगी MOVSS, एंड देन उसके बाद की जो लाइनें होगी ना वो होगी लीव, रिटर्न, एंड देन उसके बाद जो लास्ट लाइन होगी ना वो बेसिकली होगी कि डॉट लॉन्ग, एंड देन यहाँ पर है ना हेक्साडेसिमल में कोड लिखा होगा, एंड ये वही कोड होगा जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड याद रखना कि बाइनरी में हम क्या कहते हैं, जो हमने बाइनरी में किया था हम उसको हेक्साडेसिमल में भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब है ना एक और कंसेप्ट समझ लो जिसको कहते हैं ऑफसेट, एंड ये लास्ट कंसेप्ट होगा। ऑफसेट बेसिकली क्या होता है कि हमने देखा ना कि ये कभी कह रहे हैं -4 कर दो, -1 कर दो, -4 कर दो। -4 हमने किया था इंट के लिए, -1 हमने किया था कार के लिए, -4 हमने किया था फ्लोट के लिए। अब यहाँ पर अगर डबल होता, डबल वही की जो हम कर रहे हैं, डबल प्रिसीजन, हमें उसके बारे में बात नहीं करनी, बट उसके लिए -8 करते हैं, वो 8 बाइट स्टोरेज लेता है रैम में से। दैट्स वाई यू शुड यूज लेस डबल कैरेक्टर्स इन योर प्रोग्राम, वरना बहुत स्पेस खाता है प्रोग्राम आपका। अब ऑफसेट क्या होता है कि लेट्स से हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, जो हम कह रहे हैं आरबीपी हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, वो है 1000। तो जब भी हम कह रहे हैं ना कि हमने एक करेक्टर यूज़ कर लिया, हमने एक करेक्टर के लिए 1 बाइट यूज़ कर ली, तो हम वो जो बाइट यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं ना कि हमने एक करेक्टर के लिए 1 बाइट यूज़ कर ली, तो हम वो जो करेक्टर के लिए 1 बाइट यूज़ कर रहे हो ना, वो लिटरली है कि लेट्स से यहाँ से हमने -1 कर दिया तो हमारे पास 999 आ गया। तब उसके बाद है ना हमें इंट के लिए -4 करना है, तो हमारा बेसिकली यहाँ पर क्या आना चाहिए, 995 आना चाहिए। देन उसके बाद हमने फिर से यहाँ पर फ्लोटिंग के लिए -4 करा, हमारे पास क्या आना चाहिए, 991 आना चाहिए। तो अब अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा जिसके पास दिमाग होगा, वो पता क्या कहेगा कि जो मेरा 1000 वाला स्पेस है ना, वो मैंने कार को दे दिया। 999 से लेके लेट्स से 999, 998, 997, 996, 996 तक जो मेरी स्पेस है ना, वो मैंने इंट को दे दी। 995 से लेके 994, 993, 992, सो 992 तक की जो स्पेस है वो मैंने करेक्टर को दे दी, सॉरी इन फ्लोट को दे दी। ऐसा ही होना चाहिए ना, बड़ी गलत है ये, लिटरली गलत है, टोटली गलत है। उसका रीज़न पता क्या है, हमारा मेमोरी स्टैक है ना, अगर आप इंट को 4 के मल्टीपल्स में डालोगे या फ्लोट को 4 के मल्टीपल्स में डालोगे ना, तो बहुत जल्दी उसको कैच कर लेगा। सो तभी ना हमने अगर लेट्स से कि हमारे पास वो है कार है, तो हमारे पास 1000 रेफरेंस है ना, तो 1000 हमने कार को दे दिया, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कार भाई आप ले लो, हमारा 1000 वाली पोजीशन ले लो। बट जो 999 वाली पोजीशन है, जो 1998 वाली पोजीशन है, जो 997 वाली पोजीशन है, ये पोजीशन जाएगी पैडिंग में। पैडिंग होता है कि भाई ये मुफ्त की जगह है, इसका कोई काम ही नहीं है, ये हमने फ्री की स्पेस छोड़ दी है। देन उसके बाद 996 से लेके 993 तक की स्पेस जाएगी इंट के पास, एंड देन 992 से लेके 99 आई गेस क्या हो गया, 989 हो गया, पता नहीं कौन सा होगा, आप समझ गए ना मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ। कि जब 4 के मल्टीपल भी हुई ना, लाइक नेट से 996, 995, 994, 993, अगर ये वाली चीज़ इंट के पास जाएगी ना, तो इंट बहुत जल्दी से एग्जीक्यूट होगा, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क इन मेमोरी। ये सारी जो स्टोरेज है ना, ये वेस्ट ज़रूर हो रही है, बट ड्यू टू दिस मेरा कोड बहुत फास्ट रन हो रहा है, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क इन कंप्यूटर सिस्टम। हम कहते हैं ना लॉजिक नहीं है चीज़ों का, यही लॉजिक है, क्योंकि कंप्यूटर को भी तो चाहिए ना कि उसको जल्दी से काम करना, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क इन कंप्यूटर। नाउ लेट्स कोड। इंट मेन लिखने के बाद है ना, हम यहाँ पे ब्रैकेट्स बनाएंगे, एंड देन उसके बाद हम इंट मेन फंक्शन में आ जाएंगे। इंट मेन का मेन रीज़न क्या होता है, यहाँ पर रिटर्न 0 कर देना। मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ कि बेसिकली क्या सिस्टम चल रहा है। कि इंट मेन से बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो मेन है ना, ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, एंड ये मेन फंक्शन क्या है कि
जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम को पता करना ना कि ये कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मुझे कौन सा पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करना अपने रैम में, क्योंकि रैम में इतनी खाली जगह नहीं है कि कोई भी चीज आके एग्जीक्यूट हो सकती है। उसमें एक स्पेसिफिक रीजन, आप कह सकते हो कि एक स्पेसिफिक पार्ट्स ही है आपके कोड के जो कि आप रन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप पूरा पूरा कोड रन करोगे तो आपकी रैम बहुत जल्दी फिल हो जाएगी, एंड दैट्स हाउ थिंग्स विल गेट मेसी। सो इंट मेन फंक्शन में जो मेन है ना, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि कहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है वो बताता है रिटर्न जीरो। कि अगर आपका पूरा कोड सही है देन उसके बाद रिटर्न जीरो कर देगा वो। अगर आपका कोड में कहीं पे भी खराबी है तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ना जीरो नहीं कोई और नंबर रिटर्न करेगा, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाएगा कि भाई इसने कोई गलती कर दी है। अब यहाँ पर आपको लिखना है इंट ए, एंड यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, लेट्स से 4 या 43, या लेट्स से हमने जो एग्जांपल ली थी 885, एंड यहाँ पर आपने उसको सेमीकोलन लगा के क्लोज कर दिया। अब सेमीकोलन का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि हमने अपने कंप्यूटर या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बता दिया है, या हमने कंपाइलर को बता दिया है कि ये जो एंड ए है ना, उसकी जो वैल्यू वो 885 ही है। इसके बाद हमने कोई और लाइन एड अप नहीं करनी। एंड ये जो फुल स्टॉप है ना, ये जो सेमीकोलन है वो एज ए फुल स्टॉप काम कर रहा है। आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। एंड बेसिकली यही एक मेन दिक्कत है, क्योंकि अभी तक हमने प्रिंटफ एंड स्कैनर फंक्शन नहीं कवर अप किया, तो मैं आपको प्रिंटफ एंड स्कैनर फंक्शन के बारे में ज्यादा डिटेल्स देने भी नहीं वाला। एंड देन उसके बाद हमने एंड चीज कवर कर ली है। अब हम आ गए कार पे, ठीक है। तो कार में क्या होता है कि यहाँ पर कार है ए करके, ए यहाँ पर आपको ए डालना है, एंड यहाँ पे फिर से इसको क्लोज करना पड़ेगा, एंड ठीक है। तो अभी हमने अपने कार में क्या किया, यहाँ पर भी सेम चीजें होगी। यहाँ पर लेक्सिकल एनालिसिस होगा, वो देखा सी है, एच है, ए है, आर है, ठीक है, कार है, देन अच्छा स्पेस है, देन ए है, देन इक्वल्स टू ये है, देन अच्छा ठीक है, सेमी कॉलन पे यहाँ पर पता चल गया खत्म हो गया। देन यहाँ पर आके उसको ये चीज समझ आ जाएगी कि भाई देखो यहाँ पर है ना ये कोड खत्म हो गया है, उसके बाद क्या स्टेप्स हैं। अब उसके बाद स्टेप्स ये कि इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में भी आएगा कि हाँ ठीक है कि ए को कैसे डिफाइन करा है हमारे कंप्यूटर ने, वो वाली चीजें आएगी। एंड देन असेंबली लेवल पे क्या होगा कि मूव बी $, 65 जो भी इसका कोड होगा, यहाँ पर जो भी चीज होगी ना, लेट्स से यहाँ पर हमारे पास है एंड, सॉरी आई एम नॉट श्योर इफ एंड को डाल सकते हैं, मैं भी आपके सामने ये ट्राई करूंगा कि लेट्स से हमारे पास यहाँ पर एंड है, ठीक है। तो मैं एंड को भी डाल सकता हूँ, तो मतलब एंड के लिए भी यहाँ पर कोई सिंबल होगा। एंड मैं आपको बता भी देता हूँ कि लाइक क्या होता है ASI कोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सो ये ASI टेबल मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में सर्च भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर बताया होता है कि ठीक है कि हर एक सिंबल का क्या है, मतलब कि क्या है उसका कोड, बाइनरी कोड क्या है। तो जब भी आप यहाँ पर आओगे ना, तो यहाँ देख सकते हो आपकी, हाँ देखो एंड के लिए यहाँ पर कंप्यूटर में 8 बाइट्स में ये वाला हो जाएगा स्टोर। एंड कितनी बाइट्स है वो हम एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एज आई टोल्ड यू। देन उसके बाद ए करेक्टर के लिए अच्छा 41 होता है, सो पार्डन मी ऑन दैट। देन उसके बाद 64 पे, अच्छा ठीक है 61 पे छोटा ए होता है। एंड जो भी मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप समझ लेना, ऐसा होता है ये टेबल। ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से कवर अप कर सकते हो। अब बारी है फ्लोट की। अब फ्लोट बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें हम एक अच्छा सा वेरिएबल का नाम देते हैं। अच्छा सा वेरिएबल का नाम क्या होगा, लेट्स भार्गव लर्न्स। तो भार्गव लर्न्स को ना एक नंबर पसंद है, वो है 3.14। एंड यहाँ पर मैंने वो लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया, एंड लाइन खत्म होगी। एंड एक और चीज है, आप इसको रन भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है रन करने में। बस दिक्कत ये है कि इसको रन करोगे तो आउटकम 0 आएगा, क्योंकि हमने प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन यूज ही नहीं किया। एंड प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शंस क्या होते हैं अभी आप भूल जाओ, बस एक चीज याद रखना, प्रिंटफ फंक्शन आउटपुट दिखाता है, स्कैनफ फंक्शन इनपुट लेता है। इनपुट लेता है मतलब कि यार एक मशीन है हमारे पास, उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप है ना एक साइड से आलू डालोगे, दूसरी साइड से सोना निकलेगा, ठीक है। तो यही वैसी मशीन होगी, ठीक है। देन उसके बाद भार्गव लर्न्स है, उसमें मैंने बोला कि इज इक्वल्स टू 3.14। पहला हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, इसकी रिप्रेजेंटेशन बनाएगा। रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाएगा, 3.14 को IEEE 754 में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो बना लिया उसने, ठीक है। जिसमें पहला साइन पे जाएगा 8
एक्सपोनेंट्स पे जाएंगे, देन मंटीसा आ जाएगा, ऐसे करके असाइन कर देंगे। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि लेट्स से कि देन उसके बाद है ना कंपाइलर अपना काम करेगा। पहले ही कंपाइलर अपना काम कर देगा, वो असेंबली कोड में इसको कन्वर्ट कर देगा। एंड जो लास्ट में होता है ना, वो अगर आपको याद होगा कि यहाँ पर ही लिख के दिखा देता हूँ कि डॉट लॉन्ग, देन उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे करके आएगा ए, कुछ ऐसे करके XC3 ऐसे करके जो भी आएगा, कहीं कुछ ऐसे करके होगा। वो बेसिकली हेक्साडेसिमल कोड होता है, हमें उससे मतलब नहीं होता, हमें तो इससे मतलब होता है 01010101 करके कुछ भी लिखा हो, तो वो 0101 ही होता है, बस वो अपनी भाषा में लिखा होता है उन्होंने, कि उससे ना थोड़ा वो शॉर्ट हो जाता है। जितना शॉर्ट होगा उतना रैम में मेमोरी कम जाएगा, उतना आपका फायदा होगा। एंड यही लॉजिक होता है उनके दिमाग में, और कुछ नहीं चल रहा होता। एंड दैट्स हाउ द वेरिएबल्स वर्क। एंड डबल, जिसके बारे में हमने इतनी बात नहीं करी, बट आप यहाँ पर अगर डबल लिख दोगे एंड यहाँ पर आप लिख दोगे 3.141145 ऐसे करके कुछ भी लिख दोगे, तो ये ना बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पे प्रिंट कराओगे, सॉरी प्रिंट तो हो ही नहीं सकता, तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड डबल में आप यहाँ पर मंटीसा पार्ट में कितना आएगा, 53 था, 53 मंटीसा पॉइंट्स रख सकते हो, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, कुछ भी लिख दो। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पे 53 रख सकते हो। आई गेस कंप्यूटर में एक प्रिसीजन होती है कि आप इतनी वेरिएबल्स का आउटपुट में दिखा सकते हो, बट जो कंप्यूटर के अंदर हो रहा है बेसिकली उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। एंड विद दिस वी आर डन विद द डेप्थ ऑफ वेरिएबल्स। हमने समझ लिया कि वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, हमने समझ लिया है कि काउंटिंग कहाँ से आई है भाई हमने समझ लिया वेरिएबल्स इंट कहाँ से आया, हमने उसके बाद क्या क्या समझ लिया, हमने क्या नहीं समझा भाई, हमने रेडिक्स पॉइंट समझ लिया, हमने नंबर सिस्टम समझ लिया, हमने उसके बाद हमने करेक्टर समझ लिया, हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर समझ लिया, हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की रिप्रेजेंटेशन समझ लिया। देन उसके बाद हमने क्या नहीं समझा भाई, हमने असेंबली कोड समझ लिया। देन उसके बाद हमने लेट्स से हमने सिंटेक्स राइटिंग समझ लिया। देन उसके बाद हमने मेन फंक्शन समझ लिया कि मेन फंक्शन से क्या हो रहा है। एंड इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनी पार्ट फ्रॉम दिस वीडियो, कोई भी जैसी चीज़ है जो कि नहीं समझ आई ना, आप मेरे को मेल लिख सकते हो bhargavlearns@gmail.com। कोई भी पार्ट आप मेरे को बता देना, मैं आपको अगर मीटिंग लेनी होगी मैं मीटिंग लेके समझा दूंगा मीट पे, मेरे को कोई इशू नहीं है। एंड ऐसे करके हम इस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड दैट वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपने कुछ सीखा होगा।